बड़ी खबर यह है कि बजट पेश हो चुका है और बजट की तमाम घोषणाओं के बाद शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 350 पॉइंट तक टूट चुका है, वहीं सेंसेक्स 1000 पॉइंट तक टूट चुका है। लेकिन बाजार भी शायद घोषणाओं को सुन रहा है और सुनकर समझ रहा है, क्योंकि अब ताजा हाल यह है कि अब केवल 680 पॉइंट की गिरावट रह गई है, यानी कि सेंसेक्स नीचे से करीब करीब 300 पॉइंट कवर हो गया है और निफ्टी भी 125 पॉइंट नीचे से रिकवर कर गया है। बाजार का जो रिएक्शन था पहला, बाजार को बजट पसंद नहीं आया, यह माना जा सकता है। करीब आधा पौन घंटे तक बाजार में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, एकदम सपाट बाजार था, लेकिन उसके बाद एकाएक भरभरा कर बाजार गिर पड़ा। हालांकि निचले स्तर से लगातार रिकवरी देखने को मिल रही है। बाजार का हाल हम लगातार देखते चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज के बजट में कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं थी और उन घोषणाओं का बजट पर, आम आदमी के बजट पर, लोगों पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। कृषि सहायक सेक्टर के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। इसके बाद सोने चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 6% करने का ऐलान किया गया। आपको याद होगा जब सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे तब हमने ये बात कही थी कि सरकार इस बार शायद कस्टम ड्यूटी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट पकड़ेगी जिससे कंजम्पशन को बढ़ावा दे। तो आप देखिए, चाहे मोबाइल फोन्स हों, चाहे मोबाइल फोन्स के पार्ट्स हों, चाहे सोना चांदी हो, ऐसे तमाम वस्तुएं जो आम आदमी के खपत की हैं उन पर सीधे सीधे ड्यूटी कम की गई, जिससे कि सस्ता किया जा सके और खपत को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन एक तगड़ा झटका लगा F&O की ट्रेडिंग को। ध्यान कीजिए, सुबह का शोर। आखिरी सवाल जो मेरा अंशुमान जी से था कि इस तरह विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर F&O पर टैक्स बढ़ा दिया जाए और F&O पर टैक्स बढ़ाकर सेविंग्स को भी साधा जाए और साथ साथ हतोत्साहित किया जाए उस स्पेकुलेशन ट्रेड को। और देखिए वही हुआ, F&O पर STT को 2 गुना कर दिया गया है। जी हां, 0.2% कर दिया गया है F&O पर STT को, यानी कि कमोडिटी में F&O वायदा बाजार में ट्रेड करने वाले रिटेल निवेशक, ऐसे निवेशक जो बड़ी संख्या में ट्रेड करते हैं, एक संकेत दिया गया है कि उनको हतोत्साहित किया जाए और उनकी सेविंग्स को, उनके इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज किया जाए बेटर ऑप्शन से, ज्यादा सट्टेबाजी में लोग ना फंसे। मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान, मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, पहला सवाल सीधा आपसे मेरा कि क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी इस बजट पे, कहां फोकस दिखा? बजट को उल्टा शुरू करते हैं, बजट का पार्ट बी पहले समझते हैं, क्योंकि बजट के पार्ट बी से ज़्यादा एक्साइटमेंट है दोनों तरफ से। शेयर बाजार में मायूसी है, गिरावट है, क्योंकि शेयर बाजार के लिए 2 ऐसी सूचनाएं हैं जो नकारात्मक थी, जबकि मध्य वर्ग, जिसको लंबे समय से थोड़ी बहुत रियायतों की उम्मीद थी, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में कुछ थोड़ी बहुत रियायतें दी हैं। और इसके साथ इनकम टैक्स के दर्शन को लेकर वित्त मंत्री ने अपनी राय भी स्पष्ट कर दी, जो हम पहले से बता रहे थे। सबसे बड़ी घोषणा ये कि नई रिजीम में जो लोग शामिल हैं उन्हें और प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम में हैं, बचते करते हैं, होम लोन के ऊपर और टीसी में छूट की उम्मीद करते हैं, तो मत करें। नई रिजीम में आए, वहां आपको बेहतर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिसकी सीमा 25,000 रुपए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा स्लैब्स में भी थोड़ा मामूली फेरबदल किया गया है। 1 लाख रुपए स्लैब बढ़ा दिया गया है, 3 से 6 लाख रुपए वाला 7 लाख रुपए का स्लैब कर दिया गया, इसलिए वहां बढ़ोतरी की गई है। तो नई टैक्स रिजीम में आने वाले जो लोग पिछले साल आ गए थे उन्हें इसका फायदा मिला है। जो इस इंतजार में थे कि वापस सरकार टीसी की तरफ लौटेगी, होम लोन के ऊपर टैक्स में रियायत देगी, बैंक में बचत पर, स्मॉल सेविंग्स पर रियायत देगी, वो सब कुछ नहीं मिला है। संकेत स्पष्ट है कि नई टैक्स रिजीम में आइए, प्रोत्साहित करिए। और वित्त मंत्री ने यह कहा भी कि नई टैक्स रिजीम में लोगों का प्रोत्साहन का उत्साह भी बढ़ रहा है। इसके साथ नया इनकम टैक्स कानून आएगा। हमने बजट से पहले आपको बताया था कि नए इनकम टैक्स कानून की तैयारी चल रही है, उसकी भी घोषणा हो गई है कि उसका रिव्यू शुरू हो रहा है टैक्स की साइड से, आम लोगों के लिए टैक्स की साइड से ही है। अब हम आपकी जेब की बात करते हैं। जेब पर सीधा असर करने वाली कुछ घोषणाएं कस्टम ड्यूटी की साइड से हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि भारत की निर्यात करने वाली कंपनियां, मोबाइल कंपनियां इस बात की शिकायत कर रही थी कि भारत में कच्चे माल पर, पुर्जों पर टैक्स के रेट्स बेहद ज़्यादा हैं, और इसलिए मोबाइल पर टैक्स की दरों में, मोबाइल के पुर्जों पर, पीसीबी पर, चार्जर पर कस्टम ड्यूटी की दर में कमी की गई है। कंपनियां इसे कितना पास ऑन करती हैं ये बात अलग है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कस्टम ड्यूटी घटाकर 2 निशाने साधे हैं। एक, कीमतें सस्ती हो जाएं, क्योंकि पिछले 2 साल में भारत में मोबाइल की दरें बढ़ी थी, महंगे हुए थे मोबाइल, और खासतौर से बजट मोबाइल महंगे हुए थे। और दूसरा ये कि निर्यातक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ सके, ताकि उन्हें सस्ता कच्चा माल मिल सके और निर्यात बाजार में वो जा सकें। गोल्ड और सिल्वर पर भी कस्टम ड्यूटी में कमी की गई। इसका फायदा हमें बाजार में गोल्ड की डिमांड के तौर पर मिलेगा।
अब हम पार्ट बी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां सबसे ज्यादा मायूसी है शुभम। वो मायूसी शेयर बाजार की तरफ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ाना हमेशा विवाद का विषय रहा है। हमेशा यह माना जाता है कि सरकारों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना चाहिए, लेकिन वित्त मंत्री ने यहां पर इसकी दर में बढ़ोतरी कर दी, जिससे 12% कर दी। बाजार आपके सामने है, शेयर बाजार गिरा, उसका दबाव शेयर बाजार ने महसूस किया लंबे समय के निवेश के लिए। दूसरा शेयर बाजार को के लिए परेशान करने वाली खबर थी, हालांकि इसकी संभावना पहले से थी, F&O ट्रेडिंग पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया। एक और घोषणा की गई जिसके लिए हमें वित्त विधेयक का इंतजार रहेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कुछ सौदों पर 20% किया गया है। वो कौन से सौदे हैं, उनकी लिस्ट के लिए वित्त विधेयक की कॉपी का हमें इंतजार रहेगा। टैक्सेशन की साइड से मोटे तौर पर आम लोगों के लिए, निवेशकों के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसमें एक हिस्सा अभी भी अंधेरा है, जिस पर हम स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे जब हमारे पास फाइनेंस बिल आएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहां कहां बढ़ा है, कौन सी ऐसी एसेट क्लास है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिनको चिन्हित किया गया है। सर, आपसे एक छोटा सा सवाल और उसके बाद मैं क्षितिज की तरफ और संजय जी की तरफ जाऊंगा। गठबंधन सरकार का कितना असर दिखा आज के बजट पर? अब दूसरी तरफ आते हैं। चुनाव नतीजों से निकले या अर्थव्यवस्था से जो संकेत निकल कर आए, बजट ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। एक तरह से निरंतरता थी बजट में, और दूसरी तरफ से बदली हुई राजनीति का असर था। गठबंधन सरकार का बजट था, अगर आप मान के देखें तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की सहायता दो प्रमुख गठबंधन सरकारों को मिल गई प्रत्यक्ष रूप से, जिनकी प्रत्यक्ष घोषणाएं हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, पुल पुलिया, सड़क, हाईवे बनाने के लिए, पिछड़े क्षेत्र का विकास करने के लिए, बाढ़ प्रबंधन के लिए। तो बिहार को कोई सीधा पैकेज नहीं दिया गया, स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया, या आंध्र प्रदेश को कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया, लेकिन लगभग आप माने कि जितनी घोषणाएं उनको मिला लें तो सीधी 1 लाख करोड़ की सहायता इन दो राज्यों को मिलेगी। और इसके अलावा जो बाकी स्कीमों में आवंटन होता है और बाकी स्कीमों के तहत जो मदद मिलती वो अलग से होगी। तो इस तरह से गठबंधन, जो अपेक्षा थी कि गठबंधन सरकार के भागीदारों को कोई ये बजट संतुष्ट करेगा, उन्हें मनाने की और उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश करेगा, वो स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे लेकर इस चुनाव में पिछले चुनाव में विवाद था, मुद्दा था, आक्रोश भी सरकार समझ रही है, वो रोजगार को लेकर है। और रोजगार को लेकर एक स्कीमों का पैकेज घोषित किया गया। 4 करोड़ रोजगारों के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक 5 स्कीमों का पैकेज आया है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा कौशल विकास पर जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पर जाएगा। ये बात आज से 3-4 साल पहले तक काफ़ी थी, फिर बीच में छूट गई थी, अब स्किल डेवलपमेंट पर फिर जाएगा। पर जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है वो रोजगार की दृष्टि से जानना जरूरी है। कंपनियां इसे कैसे लागू करेंगी देखना होगा। सरकार कंपनियों को अब सीधे मदद देने जा रही है अगर वो अपने यहाँ नए रोजगार सृजित करती हैं या अतिरिक्त रोजगार देती हैं। और इसमें कर्मचारियों के 1 महीने के वेतन से लेकर उन्हें मिलने वाले सुविधाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन तक के कई सारे उपाय हैं, जो इस 5 स्कीमों के करीब 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा हैं। कंपनियां अगर रोजगार देती हैं तो कर्मचारियों को रखने का थोड़ा खर्च सरकार भी वहन करेगी। हम याद दिलाना चाहते हैं कि इस तरीके की एक पहल कोविड के दौरान हुई थी। कोविड के दौरान जब नौकरियों पर खतरा था तो सरकार ने कंपनियों को इस तरीके की सहायता दी थी। इन स्कीमों से सरकार का कहना था कि 4 करोड़ के आसपास रोजगार आएंगे। हमें आने वाले समय में देखना होगा कि इससे क्या लाभ होगा। इसके अलावा जो बाकी क्षेत्र थे उनमें कुछ नई, कुछ छोटी, कुछ महत्वपूर्ण दूरगामी घोषणाएं हैं, जैसे प्रॉपर्टी के जियो टैगिंग की घोषणाएं हैं, महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की घोषणाएं, पर उनका सीधा असर अभी तत्काल नहीं दिखाई देगा। तो रोजगार, गठबंधन सरकार और बाजार, इन 3 को फोकस करता हुआ बजट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था कि क्या होती है कि इनकम टैक्स के फ्रंट पर क्या बड़ी घोषणाएं हुई, तो टोटल 7 बड़ी घोषणा हुई जो मैं आपको बताता हूं। संजय जी, आप भी ध्यान से सुनिए क्योंकि अगला सवाल आपसे है मेरा। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए हो गया। स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ, नौकरी पेशा लोगों को इससे फायदा होगा। इक्विटी में एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपए तक अगर आप निकालते हैं तो आय टैक्स फ्री होगी। इक्विटी से कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से बढ़ाकर 12.5%, बेचो मत, बस निवेश करते रहो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से बढ़ाकर 20%, बेचना भी है, शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल मत बेचो। सरकार ये कहना चाहती है कि जो निवेश कर दिया लॉन्ग टर्म पर आप लगाइए। देखिए, आप चाहे F&O पर एसटीटी की बात करें, संजय जी मेरा सवाल आपसे है, F&O पर एसटीटी की बात करें, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने की बात करें, आपको लगता है ये पूरी सरकार की जो कोशिश है ये निवेशकों को धकेलने की है कि अगर निवेश किया है तो लंबे समय बने रहिए? बिल्कुल, देखिए, थैंक यू सो मच। F&O में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 5 साल पहले 7 लाख
7 लाख लोग निवेश करते थे एफएनओ में या ट्रेड करते थे, आज वो नंबर 50 लाख से ऊपर हो गया है। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि करीबन 90% से ज्यादा लोग एफएनओ में कंटिन्यूअसली लॉस करते हैं और वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो उनके लॉस का भी 28% होता है। अगर कोई 10% जीत भी रहा है तो उसका प्रॉफिट का करीबन 15 से 50% के बीच में ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जो एफएनओ का गेम है वो लार्ज कैपिटल गेम है, पर आज लोग छोटे छोटे लेवल पे 15,000, 20,000, 30,000 रुपए लेके भी मार्केट में आ जाते हैं। सेबी ने भी इस पे बहुत चिंता जताई थी और मुझे लगता है कि एसटीटी जो बढ़ाई गई है उससे वो धकेलना चाहते हैं कि भाई आप छोटे ट्रेडर हो, आप मत आओ, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहो, एसआईपीज में डालो या अच्छे शेयर्स खरीद लो कंपनी के, तो आपको उसका फायदा होगा। पर हाँ, ये जो न्यूज थी कि भाई अचानक से 10% से 12.5% करना, ये एक शॉकर था बहुत बड़ा मेरे लिए भी। मुझे ऐसा लग रहा था ये एक को 3 साल कर देंगे, कहेंगे भी 3 साल हो गया तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की कैटेगरी में आ जाओगे, तो वो मिस हो गया, बहुत बड़ा मिस हो गया। मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया है, स्टेबलाइज हो जाएगी मार्केट। अगर मार्केट ने 0 to 10 एक्सेप्ट कर लिया था तो 10 to 12.5 भी शायद एक्सेप्ट कर लेगी। पर अब आगे 4 बजट्स में हमें देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसको 12.5 से 15 कर दे। शॉर्ट टर्म में भी इन्होंने 15 का 20 कर दिया है, अभी वो फाइन प्रिंट का वेट करना जरूरी है, बट फिर भी अगर वो 15 से 20 हो गया तो आई थिंक इट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल टू द मार्केट। बहुत खराब स्थिति हो सकती है, क्योंकि एक कुछ लोग, कुछ पेंशनियर्स जो होते हैं या कुछ एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं, वो कुछ कुछ छोटा छोटा काम करते रहते हैं। जैसे मेरे खुद के पिताजी कुछ ना कुछ छोटा छोटा ट्रेडिंग करते रहते हैं, उससे वो पैसा बनाते हैं, तो उस पर भी उनको टैक्स अब ज्यादा देना पड़ जाएगा। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है आम एम्प्लॉय को बोलना चाहती है या आम व्यक्ति को बोलना चाहती है कि भाई आप बजट ही मत देखो, क्योंकि हम अब न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जा रहे हैं। 2/3 लोगों ने तो ऑलरेडी ऑप्ट इन कर लिया है न्यू टैक्स रिजीम पे, तो वो चाहते हैं कि भाई लोग टाइम वेस्ट ना करें, आके बजट ना देखें, क्योंकि वो अब सब कुछ जो है वो 80C को खत्म कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है अगले 2 साल के अंदर शायद ओल्ड टैक्स रिजीम को 100% फेज आउट ही कर दे, क्योंकि अगर 2/3 लोग वहां पहुंच गए हैं और जिस तरीके के उनके पुश चल रहा है, तो मुझे लगता है आगे आने वाले 1-2 सालों के अंदर पूरा 90-95% लोग उधर चले जाएंगे। तो आई थिंक ये कुछ रहे हैं। और इस बार एक बात की बहुत दुख रहा है सर, वो ये रहा है कि इस बार निर्मला सीतारमण जी ने हमें थैंक यू तक नहीं कहा। पिछली बार एटलीस्ट उन्होंने कहा था थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, इस बार उन्होंने हमें थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन भी नहीं कहा है। चलिए क्षितिज जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। एक नंबर जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंतजार था, बाजार के लिए खुश करने वाला नंबर भी था, वो था फिजिकल डेफिसिट का। 4.9% का फिजिकल डेफिसिट 5 से नीचे लाने की बात, 4.5% का अगला लक्ष्य, 5.1 का जो टारगेट था वो था इंटरिम बजट में। इसको देखकर तो बाजार को खुश होना चाहिए था कि सरकार वित्तीय अनुशासन के पथ पर आगे बढ़ रही है, लगातार खर्चों को सीमित कर रही है, अच्छी उगाही, टैक्स उगाही होगी। इस घोषणा को, इस अनुशासन को आप किस तरह देखते हैं? मुझे क्या लगता है, अगर वो 5.1 में रहता था कोई इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, बट दे कुड हैव डन समथिंग फॉर पीपल। जो आपका एक टैक्स पेइंग आपकी जो जेंट्री है, जो लोग हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। आज की डेट में आप देखिए, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो ऑनेस्टली अपना टैक्स टाइम पे देते हैं, टीडीएस कटवाते हैं, मंथली सैलरी में लेते हैं, उनके लिए एक स्टेप होना चाहिए था। आप देखिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, आप देखिए काफी हमारे देश के लोग हैं जो आज भी दे आर फूल्ड बाय पॉन्जी स्कीम्स या फिर जो कमेटीज हैं। आप उनको मेन स्ट्रीम में इन्वेस्टिंग में कैसे लेके आएंगे अगर आप उनको बताएंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये चाहे फिजिकल डेफिसिट 5 भी रख देते तो भी मार्केट इतना कोई इम्पैक्ट नहीं करता, बट जो इन्होंने अभी किया है, जैसे मेरे को स्पीकर ने अभी बताया है, इन्होंने जो अभी किया है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, आप किसी को भी आज कैलकुलेशन बताते हैं कि हाँ आप इतना कमाएंगे और उसकी वैल्यू इतनी होगी और वो आपका कैपिटल गेन फ्री होगा 2018 से पहले, फिर आपने 10% लगाया। आप डिफाइन कर देना कि 3 साल कर दीजिए लॉन्ग टर्म, कोई बात नहीं, पर 5% कर दिया मैंने लॉन्ग टर्म। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिफाइन करी, लोगों का डिसिप्लिन लेके आए कि लॉन्ग टर्म के लिए वो आए, फिर आपको उनका बेनिफिट दिया कि भैया आप 3 साल के बाद निकालेंगे तो 5% होगा। और आज आपने गैप क्या रखा, पहले 5% था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, आज वो 7.5% है। तो लॉन्ग टर्म लगेगा भाई मुझे लॉन्ग टर्म में 12.5 देने, इससे शॉर्ट टर्म में मेरे को कुछ पैसा बन रहा है, मैं मोले तो निकलूं। लॉन्ग टर्म में पता नहीं मार्केट में दोबारा कोई बजट आ गया वो 12.5 का। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा सेटबैक है। तो फिजिकल डेफिसिट was not, yeah, it is important as a country, पर वो 5.1 आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था। वो 5.1 का 5.1 भी रहता, it would have not mattered that much, but आपके जो टैक्स पेइंग लोग जो है, जो ब्रैकेट है, उसके लिए कुछ करते जो, अच्छा आप इन लोगों को इन्वेस्टिंग में इसलिए लेके आना जरूरी है कि हमारा कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमारा कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है। आप इंश्योरेंस भी नहीं है, मेडिकल भी नहीं है। जो आपने आयुष्मान भारत रखा हुआ है उसका लिमिट 5 लाख है पर फैमिली, उसमें भी एक आय के नीचे सब लोगों को मिलता है। तो आपको मेडिकल भी लेना है खुद है, टर्म इंश्योरेंस भी खुद लेना है, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। आप 5% इन्फ्लेशन की बात करते हैं, पर फूड इन्फ्लेशन तो 9% है।
अब इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपके पास दो ही एसेट क्लास है, रियल एस्टेट और इक्विटीज है। आप रियल एस्टेट लमसम आप निकाल नहीं सकते, इक्विटी का अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर अगर आप उसको टैक्स बर्डन करते रहेंगे, हैवी करते रहेंगे, तो मैं लोग तो मानता और हूँ बल्कि दूर जाएंगे। टैक्स जो बिल्कुल सही कहा, टैक्स तो गेन पे ही है, बट आई एम सेइंग आप उसको लॉन्ग टर्म डिफाइन ज्यादा करते हैं और गैप रखते हैं। भैया शॉर्ट टर्म में आप बेच रहे हो तो 20% है, लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो 5% है, तो बंदा सोचता है यार ठीक है लॉन्ग तो टर्म यार और करते 2 हैं। साल रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ और लॉन्ग टर्म में। Yes. बहुत आपने वैलिड पॉइंट, तो वित्त मंत्री जी, क्षितिज जी कम से कम जो सुनना चाहते थे आपने वो नहीं सुनाया। वो कह रहे थे कि भाई ठीक है, फिजिकल डेफिसिट तुम 5.1% भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बाजार उतना तो मान के चल ही रहा था, 5.1% भी क्षितिज जी कम से कम सेटिस्फाइड थे। लेकिन हाँ, आपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया, ये पसंद नहीं आया, ये बात अच्छी नहीं लगी। चलिए संजय जी, आपसे एक आखिरी सवाल। आपकी एक फलती फूलती फैमिली है, इंटरनेट पर 5-5.5 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं यूट्यूब और इंस्टा पर, क्या बताना चाहेंगे उनको, कितने नंबर दे दें इस बजट के लिए आपके लिए, अगर वो आपको सुनते हैं, समझते हैं, आपके टैक्सेस के, आपको टैक्स के लिहाज से, अपनी कमाई के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही प्रमोट करता हूं कि एसआईपी करो, एसआईपी करो, एसआईपी करो। मैं सबको यही बातें सिखाता हूं, अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी यही बातें सिखाता हूं। और अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा उनके सामने कि भाई हमारे देश के वित्त मंत्री जो हैं वो एक तरफ जो एम्फी है वो सचिन तेंदुलकर तक को लेके आता है और बोलता है म्यूचुअल फंड सही है, और एक तरफ जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो उन्होंने 25% टैक्स बढ़ाया, उन्होंने 2.5% नहीं बढ़ाया, 10% को 12.5 कर दिया है। तो अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो करीबन 25% का टैक्स इंक्रीज हुआ है। और उससे ज्यादा डर मेरे को ये बैठ गया है कि कहीं ये ना हो जाए कि अगले 1-2 साल में ये आके 15% के आसपास आ जाए, जो हमेशा हमने देखा है कि जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा करके झटका देते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इस पूरे बजट को 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इस कैटेगरी को, इन्वेस्टर्स को, मिडिल क्लास लोगों को, जॉब वालों को किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता है, शायद क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ही नहीं है, ना हमारी वोटर कैटेगरी की मेजॉरिटी है। मतलब वो हम लोग डिनाइड कैटेगरी हो चुके हैं। तो आई थिंक ये मेरे को बहुत खराब लगा कि कैपिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेशन आप बढ़ाना चाहते हो। जैसे हमारे मित्र ने कहा कि भाई यूएस में तो इतना बड़ा पार्टिसिपेशन है, करीबन 65% लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ भी वो नंबर मात्र 4-5% है, उसको बढ़ाना था, उसको इंक्रीज करना था, पर मुझे लगता है ये काफी बड़ा डेंट लगेगा। और आपने एक तरीके से स्पेकुलेशन को प्रमोट कर दिया बाय मैचिंग टैक्स रेट्स ऑफ शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। मतलब ऑलमोस्ट अब आप 12.5 और 12%, 20% पे आ गए, तो अब व्यक्ति बोलेगा चल यार एक प्रॉपर्टी फ्लिप करके देख लेता हूं, चल यार एक शॉर्ट टर्म में कुछ शेयर्स खरीद के बेच देता हूं, क्या 7.5 का ही तो फर्क है परसेंट का। तो आई थिंक काफी मानसिकताओं पे इफेक्ट आ सकता है इससे। तो मैं तो एक 6 आउट ऑफ 10 से ज्यादा इस बजट को पर्सनली नहीं देना चाहूंगा, खासकर कैपिटल मार्केट्स का बड़ा प्रोपोनेंट होने के कारण और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बड़ा प्रोपोनेंट होने के कारण। देखना नहीं चाहते हैं भाई, संजय जी का साफ कहना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, न्यू टैक्स रिजीम, वो सब तो बात की बातें हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं, ज्यादा लोगों को तो वो ये कह रहे थे सिप करो सिप करो सिप करो। अब वो क्या कहेंगे उनसे जब आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को इस तरह बढ़ा देंगे। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, आपसे आगे भी हम बात करते रहेंगे। क्षितिज जी, आपके पास मैं दोबारा आना चाहूंगा। एक बड़ा सवाल जो था इससे पहले पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए, वो था कंजम्पशन को लेकर। सरकार ने कई जगह पर उसको छूने की कोशिश की, चाहे वो ड्यूटीज कम करके कहिए, चाहे वो थोड़ा ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स में हाथ में देने को कहिए। क्या आपको लगता है कि इस बजट के बाद जो कंजम्पशन सबसे बड़ी चिंता थी एक सरकार से इससे पहले, उस पर कितना काम हुआ इस बजट के बाद? सबसे अच्छी चीज उन्होंने करी है, देखिए आप कंजम्पशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंजम्पशन का सब सेक्टर था रूरल कंजम्पशन, जो ड्राइव करने के लिए करा था। और उसको लेके जिस तरह से इन्होंने जो एक माइंडसेट चेंज करा है ओवरऑल 8-10 साल में, जो अच्छी चीज करी है कि हम इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते, तो बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं तो पहले वो एक हमारे कहावत थी ना, मेरा बेटा दुकान लगाएगा क्या। सो आई एम सेइंग वो माइंडसेट चेंज किया उन्होंने, दैट एंटरप्रेन्योर बनो, आप अपना काम करो, स्किल से डेवलप करो, अपना काम करो। अब उसी लेवल पे कंजम्पशन करता क्या है, आज आपका पर कैपिटा अगर $2700 के आसपास है, अगर ये $5000 हो जाएगा अगले 4-5 साल में, जो मुझे लगता है हो जाएगा, तो होता क्या है कि आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, आपका बेसिक स्पेंड नहीं बढ़ता। तो एक कहावत है ना, वो रोटी कपड़ा मकान का बेसिक स्पेंड नहीं बढ़ता, पर जब आप अपग्रेड करते हैं तो स्पेंड बढ़ता है आपका। तो आई थिंक ये बजट बहुत हद तक फोकस किया है इन्होंने, जो कंजम्पशन ड्रिवन किया है। जैसे इन्होंने जो बेसिक जो नेसेसिटीज है उसमें काफी हद तक रियायत दी है। एक बेसिक मैं चीज बोलूं, मोबाइल फोन आपके बहुत इकोनॉमिकल्स होंगे। फार्मर्स को लेके बहुत ज्यादा इन्होंने पुश किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पुश किया है। साथ में ही विलेजेस में बहुत आईटीएस सेंटर्स पे और जो फीमेल्स के लिए जो इन्होंने सोप्स लेके आए हैं, उसमें बहुत बड़ा पुश किया है। तो आई थिंक कंजम्पशन अपने आप में ड्राइव करेगी, बिकॉज मॉनसून्स आर ऑल्सो गुड। एंड
कुछ स्पेशल पैकेजेस कुछ स्टेट को दिए हैं, तो उसका भी पुश आएगा ही आएगा। बट आई एम सेइंग कंजम्पशन से भी इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है कि जैसे एज ए कंट्री आप लोग जो हैं विच आर अनएम्प्लॉयड, जो कल का इकोनॉमिक का डेटा आया है, हमारे जो लोग अनएम्प्लॉयड है और स्किल सेट नहीं है, उस पे काम करो। तो अभी स्किल पे काम करने की बात कर रहे हैं। एक बच्चा बड़ी अच्छी बात जो उन्होंने करी कि दैट ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों को, सॉरी मे बी नंबर मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ, अमंग टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग कराएंगे और इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी, मतलब वो सीएसआर से गवर्नमेंट देगी, सीएसआर से वो कंपनीज पे करेंगी, 5,000 रुपीज मंथली भत्ता पे करेंगे, उनको इंसेंटिव पे करेंगी या आपका ट्रेनिंग एक्सपेंस पे करेंगी। तो वो अपने आप में है कि दैट इन लोगों को जैसे इन्होंने आर्मी में किया था, अग्निवीर जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है उनका, बट इन लोगों को एक स्किल सेट डेवलप कराएंगे विद द बेस्ट ऑफ द कंपनीज की कल को जाके अपना भी काम कर सके। तो आई थिंक कुछ चीजों को लेके अब होता क्या, जब स्किल सेट डेवलप होंगे, ये अपना काम करेंगे, पैसे हाथ में आएंगे, तो पैसे मार्केट में कंजम्पशन के तौर पे रोटेशन में वापस आएंगे। दिखेंगे, तो ये बिल्कुल। सारी चीजें लिंक्ड है, तो बहुत सारी चीजें उस चीज में पुश किया है। बट इनमें आते आते ये जो बाउंसर मार दिया, तो वो थोड़ी गड़बड़ सब हो पे गई। भारी, सब पर भारी पड़ गया। अच्छा क्षितिज जी, एक चीज और कैपेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पे आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगा। कैपेक्स को लेकर बड़ी चिंता थी, झुंझलाहट थी, वित्त मंत्री ने पहले भी कहा था जो कुछ दिया जा सकता था सब कुछ दे दिया गया, उसके बाद भी कैपेक्स बढ़ा नहीं। आपको लगा कि इस बजट में उसको छोड़ दिया गया, ठीक है जब बढ़ना होगा बढ़े, या कुछ किया गया? देखिए उन्होंने 11.1 करोड़ पे लाख करोड़ पे रखा है, ये 3.7% ऑफ द जीडीपी, उसको चेंज नहीं करा है। ऑब्वियस रीजन है बिकॉज दे आर फ्रीबीज टू डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि देखिए पॉकेट उतनी है, आप लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट में दोनों में अगर 500 रुपए है तो आपको उसी में से स्पेंड करना है, आप इस चीज पे स्पेंड कितना करेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो दे हैव नॉट टिंकर विद दैट, जो उन्होंने इंटरिम बजट में प्री इलेक्शन दिया था सेम वही रखा है। बट येस हैड इट बीन, मुझे मेरा ये मानना है अगर हैड बीन का क्लीन मेजोरिटी आता तो शायद कैपेक्स में बहुत स्टेप अप होता, बिकॉज इंफ्रा पे स्पेशली इंफ्रा पे मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेप अप इन्होंने किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में तो दिखा जो इन्होंने रखा, बट येस बिकॉज क्लीन मैंडेट नहीं है, थोड़ा इन्होंने स्पेशल स्टेटस स्पेशल सोप्स स्टेट्स को दिए हैं, तो इसलिए कैपेक्स में ज्यादा कुछ करने को था नहीं, टिंकर करने को था नहीं। सो येस इट वाज एक्सपेक्टेड कि ज्यादा कुछ होगा नहीं वंस इलेक्शन रिजल्ट जब आ गए थे तो।